अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आइए आज बात करते हैं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आईपीओ के बारे में और ये समझते हैं कि क्या ये शरिया कंप्लाइंट है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये एक अच्छी कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये एक बड़े ही नीश सेगमेंट में काम करती है जिसको कहा जाता है म्यूनिसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। इस कंपनी का इस इंडस्ट्री में 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये कंपनी इस सेगमेंट की सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। अगर हम इस पब्लिक ऑफ़र के बारे में बात करें तो इसका टोटल अमाउंट है 300 करोड़, जिसमें से कि फ्रेश इशू है 85 करोड़ का और ऑफ़र फॉर सेल है 215 करोड़ की। जिन लोगों को ऑफ़र फॉर सेल और फ्रेश इशू का फ़र्क नहीं पता, उनके लिए मैं बताता चलूं कि फ्रेश इशू जब होता है जब कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू करती है और ऑफ़र फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग बेच के कंपनी से एग्ज़िट करते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि कंपनी फ्रेश इशू कितना रेज़ कर रही है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो हम जब भी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो आईपीओ रेज़ किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है और वो पैसा जो कंपनी रेज़ कर रही है वो उसको किस इस्तेमाल में लेके आ रही है। जैसे कि इस केस में मेजॉरिटी पैसा जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी शेयर होल्डिंग को बेच करके कंपनी से एग्ज़िट कर रहे हैं और एक छोटा पोर्शन जो है कंपनी इस्तेमाल करेगी अपने एक्सपेंशन के लिए। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी को छोड़ के भाग रहे हैं, बट जनरली ये इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कहिए या जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो शुरू में जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया होता है और जब इनको एक सब्सटैंशियल रिटर्न कंपनी से मिल गया होता है तो ये कंपनी से अपनी होल्डिंग बेच के इससे एग्ज़िट कर जाते हैं। इस आईपीओ की एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें अब तक 90 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, जिसमें से कि मेन है टाटा एआईजी, एसबीआई और एमआईटी। सो ये तो टोटल पब्लिक ऑफ़र का साइज़ 300 करोड़ से घट के 210 करोड़ ही रह जाएगा। तो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते क्या हैं? एंकर इन्वेस्टर्स जनरली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो जिनको कि आईपीओ से 1-2 दिन पहले ही कंपनी अपने शेयर्स ऑफ़र करती है और ऐसा जनरली इसलिए किया जाता है ताकि आईपीओ को लेकर के मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बने, एक कॉन्फिडेंस आए कि इसमें ऑलरेडी कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। इस केस में ऑलरेडी कुछ एंकर इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, जो कि कंपनी के आईपीओ को एक पॉजिटिव बूस्ट देता है। यहाँ ये भी एक समझने वाली बात है कि एज पर सेबी रूल्स ये एंकर इन्वेस्टर्स दे कैन नॉट ऑफलोड देयर सब्सक्रिप्शन बिफोर 30 डेज। सो ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग होते ही ये अपने शेयर्स बेच करके बाहर जा सकते हैं। सो देयर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट सम स्टेबिलिटी। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड कंपनी ने 313 से 315 रुपए के बीच में रखा है और जैसा आप समझते हैं कि अगर ये ओवर सब्सक्राइब रहा तो जाहिर सी बात है अपर बैंड पे ही सारे शेयर्स अलॉट होंगे। तो इसका एक लॉट है 47 शेयर्स का एंड देयर आफ्टर इन मल्टीपल्स ऑफ 47 शेयर्स। तो इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो होगा 14,805। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ को लेकर के, ये आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन होगा, 23 दिसंबर को क्लोज होगा। इसकी अलॉटमेंट डेट है 29 ऑफ दिसंबर और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 1 ऑफ जनवरी 2021। आइए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 450 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर किया है, विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 59% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और प्रॉफिट 62 करोड़ का विच इज़ अ ग्रोथ ऑफ 79% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इस साल में इन्होंने फर्स्ट हाफ में 29 करोड़ का प्रॉफिट और 207 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट किए हैं। हालांकि अगर हम कंपनी की 2018 और 19 की परफॉर्मेंस को देखें
تو کمپنی کی پرفارمنس میں کوئی بہت سگنیفیکنٹ گروتھ نہیں دیکھا گیا ہے اور پرفارمنس کافی سبڈیوڈ رہی تھی. بٹ 2020 میں کمپنی نے کافی گروتھ دکھائی اپنی پرفارمنس میں. تو اب یہ دیکھنا ہے یہ گروتھ آگے کتنا یہ کمپنی کیری آن کر سکتی ہے. اپارٹ فرام دا لیک لسٹ آف فائنینشیل پرفارمنس، اس کمپنی میں کچھ اور بھی رسکس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. جیسے کہ یہ کمپنی چونکہ زیادہ تر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہی ڈیل کرتی ہے تو دیر از اے کنسنٹریشن رسک. اس کا میجورٹی آف دا ریونیو سورس از فرام ون کسٹمر اونلی. دوسرا جو اس کی پروموٹر ہولڈنگ ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ 25%, وچ ٹو می ڈز ناٹ اپیل ویری مچ. اگر ہم اس کمپنی کے شریعہ کمپلائنٹ ہونے کی بات کریں تو جو کمپنی کا جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا اس کو ہم شریعہ کمپلائنٹ مانیں گے. جو کمپنی کے جو میجر ریشیوز ہیں کمپلائنس کے لیے، چاہے وہ انٹرسٹ ٹو ٹوٹل ایسیٹس ہو یا پھر ٹوٹل انویسٹمنٹس ٹو ٹوٹل ایسیٹ ہو، اینڈ نان شریعہ کمپلائنٹ ریونیوز ہو، تو ان سبھی میں کمپنی کمپلائنٹ پائی گئی ہے اور انشاءاللہ اس میں انویسٹ کرنا حلال ہوگا، شریعہ کمپلائنٹ ہوگا. تو کیا اس آئی پی او میں انویسٹ کرنا چاہیے، اس میں اپلیکیشن ڈالنی چاہیے؟ اگر ہم پچھلے کچھ آئی پی او سے اس کو کمپیئر کریں جیسے مسز بیکٹر یا برگر کنگ، تو اس حساب سے اس کمپنی کی بہت زیادہ نہ تو بزنس اس طرح کا ہے ایف ایم سی جی سیکٹر کا، اور نہ ہی یہ کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس میں اتنی ایک ہسٹری ہے. پلس جو ادر ایشوز ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے اس کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس. تو آل ان آل لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے تو مجھے یہ کمپنی بہت لیوکریٹو نہیں لگ رہی ہے، بٹ پرہیپس مے بی لسٹنگ گینز کے لیے اس میں انویسٹ کرنا دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پہ مزید کلیئرٹی آئے گی جب یہ آئی پی او کل کھلے گا اور اس کی سبسکرپشن کس طرح سے ہوتی ہے وہ دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ اس پہ کتنے % کا لسٹنگ گین ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اینالسٹ اس پہ ابھی 20% تک کا لسٹنگ گینز کہتے ہیں. تو جو آئی پی او کا لاسٹ ڈے ہے 23 دسمبر، اس دن میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ضرور اپنا ویو ڈالوں گا کہ اس میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں، اور میجورٹی اینالسٹ کیا کہتے ہیں. تو آپ ضرور میرے ہینڈل کو فالو کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. آپ کا ایک انگوٹھا ہمیں بہت موٹیویشن دیتا ہے، سو پلیز کیپ اٹ کمنگ. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے پھر ملوں گا ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.